हेलो एवरीवन, आज की कहानी है चालाक सास। कार में बैठी हुई किरण यह सब देख लेती है और आग बबूला हो जाती है। कार से उतरकर सीधा अंदर जाती है और पैकेट से साड़ी निकालते हुए कहती है, धीरज, माँ के लिए नई साड़ी खरीद के लाए हो? एक बार मुझसे पूछा भी नहीं। बहुत माँ करते हो, हमेशा ममास बॉय बने रहते हो। अगर अपनी माँ के लिए ही सब करना था तो मुझसे शादी क्यों की? अगर माँ की ही सारी बातें माननी थी तो मेरी जरूरत ही क्या है? किरण, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी जगह अलग है और माँ की जगह अलग है, और मैंने तुम्हें किसी चीज को खरीदने से मना नहीं किया है। कल तुम्हें जितनी खरीदारी करनी थी मैंने तुम्हें करवाई। बताओ, एक बार भी मैंने मना किया हो? लेकिन आज जब मैं माँ के लिए कुछ पैसों की साड़ी ले आया तो तुम इतना भड़क रही हो, जबकि कल तो तुम 50,000 की शॉपिंग करके आई हो। माँ ने कुछ भी नहीं कहा। घर में आराम से रहना सीखो, हर बात पर कंपैरिजन मत किया करो। माँ माँ होती है और पत्नी पत्नी होती है, और मैं दोनों की फर्ज अच्छे से निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुम्हारे लिए कोई कमी छोड़ता हूँ तब तुम मुझसे शिकायत करो। इतने अच्छे मौके पर भी बहू बेटों में फिर से बहस होने लगी। यह देखकर चित्रा जी को बहुत बुरा लगता है और साड़ी को दूसरी तरफ रखते हुए कहती है, बेटा, मेरी यह साड़ी सूख गई है, अब मुझे इसे पहनने में कोई समस्या नहीं है। तुम यह साड़ी बहू को दे दो। नहीं माँ, यह साड़ी मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ और तुम ही पहनोगी। इतने पैसे कमाता हूँ तो क्या एक साड़ी खरीदने के लिए भी मुझे अपनी पत्नी से पूछना पड़ेगा? जबकि पत्नी को लाखों की शॉपिंग कराता हूँ तो आप कुछ नहीं कहती हो। यह बात किरण को समझनी होगी। मैं खुशी खुशी उसकी सारी फरमाइशें पूरी करता हूँ। यह उसे नहीं दिखाई देता। माँ के लिए एक साड़ी खरीद लाया तो उसे खटक गया। किरण को अपने स्वभाव में बदलाव लाना पड़ेगा। उसका यह नेचर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चित्रा जी जैसे तैसे बात को शांत करती है, बहू को गेस्ट हाउस भेज देती है और बेटे को भी शांत करती है। चित्रा जी सोचने लगती है कि मेरी वजह से बहू बेटों में कहासुनी होने लगी है। पोते का जन्मदिन होते ही वह गांव वापस चली जाएगी, अब नहीं रुकेंगी। लेकिन इधर बेटे ने तो उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। धीरज एक बहुत ही समझदार और सुलझा हुआ लड़का था। वह अपने पति के फर्ज को भी बहुत अच्छे से समझता था, साथ ही साथ माँ का मान सम्मान करना भी जानता था। किसी एक को खुश करने के लिए वह दूसरे को दुखी नहीं करना चाहता था। इसलिए मन ही मन किरण को सबक सिखाने का निर्णय ले लेता है, क्योंकि वह किरण की इन छोटी मोटी बातों से बड़ा ही दुखी हो गया था। किट्टू के जन्मदिन की पार्टी बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है, जहां पर उसके मम्मी पापा, भाई भाभी, सारे रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग भी आते हैं। किरण के माता पिता उसी शहर में रहते हैं जिसमें किरण और धीरज रहते थे। जन्मदिन की सारी पार्टी होने के बाद सभी लोग घर वापस आ गए। किरण पूरी पार्टी में अपनी सासू माँ से मुंह फुलाए रही, न तो उनसे ठीक से बात की और न ही खाने पीने के लिए पूछा। दूसरी तरफ धीरज दोनों तरफ तालमेल बैठाने की कोशिश करता रहा। तभी पार्टी में किरण की माँ अपनी बेटी से कहती है, तुम्हारी सास ने कैसी साड़ी पहनी है? पूरी साड़ी पर दाग लगा है। उन्हें शर्म नहीं आई ऐसी साड़ी पहनकर इतनी बड़ी पार्टी में आते हुए? किरण और उसकी माँ की बातें सुनकर चित्रा जी को बहुत तकलीफ पहुँचती है। दरअसल जब सुबह किट्टू के जन्मदिन की तैयारी चल रही थी, तभी पूरे आंगन में किट्टू धमाचौकड़ी मचाते हुए घूम रहा था। कभी दादी की गोदी में बैठता है तो कभी पापा के कंधों पर चढ़ जाता है। धीरज ने अपने ऑफिस के सभी लोगों को बुलाया है, सारे रिश्तेदार भी आए हैं, साथ ही किरण के मायके से सभी लोग आए हैं। शाम होते होते सभी लोगों का आना भी शुरू हो गया था। चित्रा जी जन्मदिन की पार्टी के लिए होटल जाने के लिए तैयार थी। तभी अचानक से दौड़ता हुआ उनका पोता किट्टू आया और उनके कपड़ों पर कोल्ड ड्रिंक गिरा देता है, जिससे चित्रा जी की साड़ी पूरी गीली हो जाती है।
हल्के रंग की साड़ी थी, जिस कारण कोल्ड ड्रिंक के दाग उसमें जगह जगह दिख रहे थे। पानी से धुलने के बाद भी वह दाग नहीं जा रहे थे। चित्रा जी बहू के पास जाती है और कहती है, बेटा मेरी पूरी साड़ी गंदी हो गई है, अब मेरे पास इतनी अच्छी दूसरी साड़ी भी नहीं है। अगर तुम्हारे पास कोई साड़ी हो तो मुझे पहनने के लिए दे दो, इतनी जल्दी मैं बाजार से भी खरीद के नहीं ला सकती। माँ जी, मेरी साड़ियाँ तुम्हारी तरह सस्ती नहीं है, हर एक साड़ी ड्राई क्लीनिंग होकर आती है और तुम्हें तो साड़ी पहनने का शौहूर ही नहीं है। अपने ही कपड़ों पर कोल्ड ड्रिंक गिरा ली हो, अभी तो फंक्शन शुरू भी नहीं हुआ था, तो सोचो पूरे फंक्शन में मेरी साड़ी पहनकर उसका क्या हाल करोगी। दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ धीरज पत्नी और माँ की बात को सुन लेता है। जल्दी से वह पास की दुकान पर जाता है और माँ के लिए एक साड़ी खरीद के लाता है। जब वह पास आया तो किरण धीरज के हाथ में एक पैकेट देखती है और पूछने लगती है, इसमें क्या है? तो धीरज कहता है, अरे तुम लोग जल्दी से होटल पहुंच जाओ, उधर सारे रिलेटिव्स आने लगे हैं, उनको रिसीव करने के लिए कोई तो होना चाहिए, हम दोनों अभी तक इधर ही हैं। यह अच्छा नहीं लगता है और किरण को फटाफट से कार में बैठा देता है। माँ को मैं पीछे से लेकर आता हूँ, पूरा घर अच्छे से बंद कर देना। हाँ हाँ, मैं सारा घर अच्छे से लॉक करके आऊँगा, तुम चिंता मत करो। माँ का हाथ पकड़कर वह साड़ी का पैकेट थमाते हुए कहता है, माँ जल्दी से इस साड़ी को पहन लो, आपके लिए नई साड़ी लेकर आया हूँ। तभी किरण यह सब देख लेती है और बेवजह धीरज से झगड़ा कर बैठती है। बहू के ऐसे रूखे व्यवहार के कारण ही चित्रा जी बेटे की लाई हुई साड़ी न पहनकर दाग लगी हुई साड़ी पहन पार्टी में चली जाती है। चित्रा जी मन ही मन सोचती है कि बहू अगर चाहती तो मेरी बेइज्जती होने से बचा सकती थी, लेकिन आज बहू के कारण ही मेरी बेइज्जती हो रही है। जब किट्टू ने केक काटा तो सभी लोग गिफ्ट देना शुरू करते हैं। तब चित्रा जी किरण से कहती है, बहू मैंने जो पैसे दिए थे गिफ्ट लाने के लिए, वो गिफ्ट मुझे दे दो, मैं किट्टू को दूंगी। किरण ने कहा, वो तो मैंने किट्टू को दे दिया है, आप दे या मैं एक ही बात है माँ जी। उतने में किट्टू अपनी दादी के पास आकर खुशी से चिल्लाते हुए कहता है, दादी दादी आप मेरे लिए क्या गिफ्ट लाई हैं? अब तो चित्रा जी सकपका जाती है, क्योंकि पार्टी में उपस्थित सभी लोग चित्रा जी को ही देख रहे थे। चित्रा जी समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। दरअसल जब बहू बेटे शॉपिंग के लिए निकलने लगते हैं तभी चित्रा जी को याद आता है कि उन्हें भी तो अपने पोते के लिए उपहार लेना है। तो वह बेटे से कहती है, बेटा मुझे भी किट्टू के लिए कुछ लेना था। यह सुनकर बहू कहती है, हाँ हाँ माँ जी, तो पैसे दे दीजिए, हम बाजार से उसकी पसंद का सामान ले आएंगे, आपको हमारे साथ आने की क्या जरूरत है। बेटा मैं साथ आने की बात तो कही भी नहीं है। ठीक है, वैसे भी मुझे किट्टू के लिए ही गिफ्ट लेना था, अगर तुम उसके पसंद का ले आती हो तो मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ, इससे अच्छी और क्या बात होगी। तभी बेटे ने कहा, पर माँ तुमने तो कहा था कि तुम किट्टू के लिए गिफ्ट लेने चलोगी, घर में बात ना बढ़े इसलिए। चित्रा जी कहती, अरे बेटा बहू अगर अपने पसंद से ले आएगी तो और भी अच्छा रहेगा। इतना कहकर चित्रा जी बहू के हाथ में 1000 थमा देती है। चित्रा जी चुपचाप खड़ी अपने पोते को देख रही थी कि तभी धीरज एक बड़ा सा खिलौना ला अपने माँ के हाथ में देता है और कहता है, ये लो माँ तुम्हारा गिफ्ट जो तुमने मंगाया था। किट्टू अपनी दादी से बड़ा सा खिलौना पाकर बहुत खुश था, लेकिन किरण फिर से धीरज पर आग बबूला हो रही थी। अगले दिन चित्रा जी अपने बेटे बहू से कहती है, बेटा पोते का जन्मदिन हो गया, अब वह गांव जाना चाहती है। यह सुनकर किरण बड़ी खुश हो जाती है, लेकिन धीरज कहता है, माँ तुम गांव जाकर क्या करोगी? वैसे भी पिताजी को गुजरे हुए पूरे 5 साल हो गए हैं, 5 सालों से तुम गांव में अकेले रह रही हो, कोई देखने सुनने वाला भी नहीं है। अगर कभी तबीयत खराब हो जाए तो कोई एक गिलास पानी देने वाला भी नहीं है। अब तुम कहीं नहीं जाओगी, मेरे पास शहर में ही रहोगी। जब बहू बेटे हैं तो गांव में अकेले रहने की क्या जरूरत है। यह सुनकर किरण के चेहरे का रंग ही उड़ गया। आग बबूला होते हुए कहने लगी, इन्हें गांव में रहने में क्या समस्या है, हम अभी अपने साथ नहीं रख सकते।
क्यों किरण, मैं अपनी माँ को अपने साथ क्यों नहीं रख सकता? और तुम्हें मेरी माँ से समस्या ही क्या है? जबकि वह घर में रहती है तो तुम्हारे कितने कामों में सहायता करा देती है। तुम भी फ्री होकर कहीं आ जा सकती हो, रसोई के कामों में भी हाथ बटाती है। मैं माँ को गाँव वापस नहीं जाने दूंगा, यही मेरा आखिरी निर्णय है। धीरज की गुस्से को देखकर किरण थोड़ा शांत हो जाती है, क्योंकि इससे पहले उसने धीरज को इतना ज्यादा गुस्सा करते हुए नहीं देखा था। धीरज माँ का हाथ पकड़कर कमरे में ले जाने लगता है तो कहता है, माँ तुम्हारा शरीर तो बुखार से तप रहा है और तुमने बताया भी नहीं। चलो अभी तुम्हें डॉक्टर को दिखाने के लिए ले चलते हैं। अरे नहीं बेटा, डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं है, मैंने बुखार की दवाई खा ली थी, रात में उसका असर हो गया था, अभी सुबह नाश्ते करके फिर से खा लूंगी तो ठीक हो जाएगा। इतना कहकर चित्रा जी कमरे में आराम करने के लिए चली गई। इधर धीरज भी अपने ऑफिस चला गया। शाम को धीरज जब ऑफिस से वापस आया तो किरण सच धज कर कहीं जाने के लिए तैयार बैठी है। अरे किरण, कहीं जा रही हो क्या? हाँ, आज मेरी मम्मी ने हम दोनों को डिनर पर बुलाया है, तुम भी जल्दी से हाथ मुंह धोकर कपड़े चेंज कर लो, 15-20 मिनट में निकलते हैं। किरण अपनी माँ के इधर, तुम चली जाओ, मैं नहीं जा सकता। तो गुर्राए हुए किरण कहती है, क्यों नहीं जा सकते? किरण, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उनको अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। माँ जी को थोड़ा सा बुखार ही तो है, बुढ़ापा पर थोड़ी बहुत तबीयत तो ऊपर नीचे लगी ही रहती है। बुढ़ापे पर यह सब चलता रहता है। तुम सिर्फ अपनी माँ की सोच रहे हो, और मेरी माँ का क्या, जिन्होंने मुझे फोन करके खाने के लिए इनवाइट किया है। किरण, माँ का फोन तुम्हारे पास आया है, मेरे पास नहीं, और मुझे तो इसके बारे में कुछ पता भी नहीं था। तुम्हें अगर जाना है तो चली जाओ, मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन मैं माँ को इस हाल में छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। इतना कहकर वो माँ के कमरे में उनका हाल चाल पूछने के लिए चला जाता है। किरण तो सुबह की ही भड़की हुई बैठी थी। जब धीरज उसकी माँ के घर डिनर पर जाने से मना कर देता है तो वह फिर से आग बबूला हो जाती है और भड़कते हुए कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ज्यादा मम्मी मम्मी करते हो। अगर मुझे पता होता तो मैं तुमसे शादी ही नहीं करती, पूरी जिंदगी अपनी माँ के साथ ही रहती। क्या जरूरत थी तुम्हें शादी करने की? इतना समय मामा ही करना है। पता नहीं अकेले में क्या बातें करते हो, पक्का मेरी बुराई ही करते होगे। जब से तुम्हारी माँ आई है तब से मुझे भी कम समय देती हो। किरण, यह तुम्हारी हमेशा की आदत है, अगर मैं माँ से कुछ बात कर लूँ तो तेरा मुंह फूल जाता है, और हमेशा तुम्हें यही लगता है कि माँ से मैं तुम्हारी बुराई कर रहा हूँ। अरे तुम्हारे अलावा भी दुनिया में बहुत सारे काम हैं, और तुम्हारी बुराई क्यों करूँगा? किरण, मैं सिर्फ तुमसे इतना कह रहा हूँ कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उन्हें अकेले छोड़कर नहीं जाऊँगा, फिर कभी बाद में तुम्हारे घर चलूँगा। गुस्से में किरण कैब करके अपने मायके चली जाती है। कमरे में आकर धीरज कहता है, माँ चलो मैं डॉक्टर को दिखा देता हूँ। डॉक्टर को दिखाने के बाद चित्रा जी बेटे से कहती है, बेटा तुमने मुझे डॉक्टर को दिखा दिया और मेरी तबीयत भी ठीक है, तुम बहू के मायके चले जाओ, उसकी माँ ने इतने प्यार से बुलाया है, नहीं जाओगे तो सबको बुरा लगेगा। माँ, क्या उन्हें पता नहीं था कि घर पर मेरी माँ आई हुई है? फिर उसकी माँ ने सिर्फ हम दोनों को ही डिनर पर क्यों बुलाया? आपको भी बुला सकती थी। यह सब किरण का ही काम है, मुझे यह सब समझ में आता है। छोड़ो बेटा, जो भी बात हो बढ़ाते नहीं है, मैं तुम्हें कुछ उपाय बताती हूँ, तुम इस तरह से करके देखो, शायद बहू में बदलाव आ जाए। धीरज ने अपनी माँ की सारी बातें बहुत ध्यान से सुनी। फिर माँ के जिद करने पर धीरज किरण के घर चला जाता है और सबसे बहुत अच्छे से मिलता जुलता है। धीरज के माता पिता का बहुत सम्मान करता है। रात 10 बजे तक दोनों लोग वापस आ जाते हैं। उस पूरी रात धीरज को नींद नहीं आती है, क्योंकि सब कुछ अच्छा करने के बाद भी उसकी पत्नी खुश ही नहीं होती है। हमेशा शिकायत करती है कि तुम कभी मुझे समय नहीं देते, हमेशा मामा करते हो, जबकि उसे खुद का नहीं दिखाई देता कि घर में मेरी माँ के रहते हुए भी पूरे दिन में 5 मिनट भी उनसे बात नहीं करती है।
और मायके में 5-5 घंटे फोन पर चिपकी रहती है। मैं कुछ नहीं करता, अब पानी सर के ऊपर हो रहा है, मुझे कुछ करना ही होगा। धीरज उस दिन को याद करता है जिस दिन वो किरण से कहता है कि अपने बेटे किट्टू के 5वें जन्मदिन के लिए माँ को लेने गांव जा रहा है, जिससे उसमें और किरण में झगड़ा हो जाता है। जब से वो माँ को गांव से लाया है तब से किरण ने घर का माहौल ही खराब कर दिया है। लेकिन किरण के कारण मैं अपनी माँ को तो गांव में अकेले नहीं रहने दे सकता। फिर धीरज को अपनी माँ की बताई हुई तरकीब के बारे में सोचता है। सुबह उठकर धीरज किरण से कहता है, किरण तुम हमेशा यही शिकायत करती हो कि मैं तुम्हें समय नहीं देता, इसलिए आज मैंने तुम्हारे लिए छुट्टी ली है। हम दोनों मूवी देखने चल रहे, तैयार हो जाना। यह सुनकर किरण खुशी खुशी मूवी देखने के लिए तैयार हो जाती है। तभी किरण के मायके से उसकी माँ का फोन आ जाता है। किरण, तुम्हारे पिताजी की तबीयत अचानक से खराब हो गई है, जल्दी से घर आ जाओ। धीरज, मुझे मेरी माँ के घर ले चलो, पिताजी की तबीयत खराब हो गई है, उन्हें देखने के लिए चलना है, उन्हें डॉक्टर के पास लेकर चलना है। किरण, तुम्हारे पिताजी का बुढ़ापा है, बुढ़ापे पर तो यह सब लगा रहता है, और फिर तुम्हारी माँ है ना, उनको देखने के लिए आज तो मैंने तुम्हारे लिए छुट्टी ली है। वैसे भी तुम्हारी शिकायत रहती है कि मैं तुम्हें समय नहीं देता, मेरा आज का पूरा समय तुम्हारे लिए है। फालतू का तुम्हारे पिताजी को डॉक्टर को दिखाने में समय बर्बाद नहीं करूँगा। कैसी बातें कर रहे हो धीरज, मेरे पिताजी बीमार है और तुम्हें मूवी देखने की घूमने की पड़ी है। धीरज किरण की बात नहीं मानता, उसे घुमाने के लिए ले जाता है। दूसरी तरफ चुपके से ससुराल में फोन करके अपने ससुर जी का हालचाल पूछ लेता है कि उधर सब ठीक ठाक है या नहीं। लेकिन इधर किरण का मन मूवी देखने में कम, अपने मायके में ज्यादा लगा हुआ है। मेरे पिताजी ठीक तो होंगे ना, पता नहीं उनको क्या हुआ होगा, मैं एक बार उनको फोन करके पूछ लेती हूँ। नहीं किरण, अभी तुम कहीं फोन नहीं करोगी, सिर्फ और सिर्फ मुझे समय दो। किरण फिर से मन मार कर रह गई। फिर मूवी देखने के बाद दोनों लोग खाना खाने के लिए आए। खाना खा ही रहे थे कि किरण के फोन पर उसकी माँ का फोन आ गया। माँ के फोन को काटकर धीरज फोन को स्विच ऑफ कर देता है। यह सब देखकर किरण झल्ला जाती है और कहती है, यह क्या तरीका है धीरज, मायके में मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है और तुम मुझे बात भी नहीं करने दे रहे हो। मैंने तुमसे शादी की है, खरीदा नहीं है तुमने मुझे, जो मैं अपने माँ बाप की दुख तकलीफ में भी साथ न दूं। तुम्हें पता है ना, मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी हूँ, बीमारी में मेरा उन्हें देखने का फर्ज बनता है, तुम मुझे उन्हें देखने से मना नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा किरण तुमने, मैं भी तो इतने सालों से तुम्हें यही समझाता आ रहा हूँ कि मैंने तुमसे शादी की है, तुमने मुझे खरीदा नहीं है, जो मैं तुम्हारे इशारों पर नाचता रहूं। अगर नहीं नाचूं तो तुम घर में कलह कलेश कर देती हो। मैं भी अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ और मेरे अलावा उनका कोई सहारा नहीं है, पिताजी भी नहीं है। तुम्हारे पिताजी के पास कम से कम माँ तो है, उन दोनों पति पत्नी की जोड़ी तो साथ में है। मेरी माँ के पास तो पिताजी भी नहीं है, अगर मैं उनका साथ नहीं दूंगा तो कौन देगा। अगर तुम मुझे मेरी माँ का साथ देना पसंद नहीं करती हो तो तुम भी अपने माता पिता का साथ नहीं दोगी, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो और बात बात पर ममास गर्ल मत बनो। अब तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, तुम्हें मेरे हिसाब से चलना होगा। आज से पहले मैंने तुम्हें कभी भी अपने मायके जाने से मना नहीं किया, लेकिन अब तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, तुम्हें मेरे हिसाब से चलना होगा। आज से पहले मैंने तुम्हें कभी भी अपने मायके जाने से मना नहीं किया था, जब तुम्हारा मन करता था जाती थी, लेकिन तुम्हें अपने लिए सारी स्वतंत्रता चाहिए, मेरे ऊपर ही सारी चीज़ों के बंधन लगाती हो, तो यह नहीं चलेगा। तुम्हारी माँ है और मेरी माँ पराई हो गई, इतना भेदभाव मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा।
जब तुम मेरी माँ की सेवा नहीं कर सकती, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकती हो, तो मैं भी तुम्हारे माता पिता का साथ नहीं दूंगा। या तो तुम खुद को बदलने की कोशिश करो या फिर अपना सारा सामान पैक करो और हमेशा हमेशा के लिए अपने मायके चली जाओ। धीरज के ऐसे रूप को देखकर किरण दंग रह गई। थोड़े समय के लिए तो उसकी बोलती ही बंद हो गई। सोचने लगी, धीरज सच ही तो कह रहा है। उसकी माँ की तबीयत खराब थी, फिर भी मैं उसकी माँ को छोड़कर अपने मायके चली गई। एक बार हाथ पकड़कर भी नहीं देखा कि उनकी तबीयत कैसी है। जब मेरे मायके में किसी की तबीयत खराब होती है तो मैं भाग कर जाती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि धीरज भी मेरे माता पिता की पूरी सेवा करे। रेस्टोरेंट के टेबल पर पूरा खाना रखा हुआ है, लेकिन आज किरण का खाने को मन नहीं कर रहा। आंखों से आंसू बहने लगे। चेहरे से ऐसा लग रहा है और यह आंसू आज पछताव के आंसू थे। धीरज से हाथ जोड़कर कहती है, धीरज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जो मैंने तुम्हारी माँ और अपनी माँ में इतना भेदभाव किया, लेकिन आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। आज तक मैंने जो भी माँ के साथ व्यवहार किया था वह गलत था, मुझे माफ कर दो। बहुत देर तक किरण रोती रही। धीरज जब किरण को ऐसे रोते हुए देखता है तो एक टिश्यू उठाकर गालों पर लुढ़कते हुए आंसुओं को साफ करता है और किरण को माफ कर देता है। कहता है, चलो किरण, जल्दी से खाना खत्म करो, फिर तुम्हारे मायके चलते हैं। पिताजी को अच्छे डॉक्टर को भी दिखाना है। यह सुनकर किरण फटाफट से खाना खत्म करती है और अपने मायके के लिए निकल जाती है। मायके में देखती है कि धीरज कितने प्यार से उसके पिताजी का हाथ पकड़कर डॉक्टर के पास ले जा रहा है, उनकी पूरी देखभाल कर रहा है। कभी दवाई लेने के लिए भागता है तो कभी पिताजी के सर को सहला रहा है। यह सब देखकर फिर से किरण की आंखों में आंसू आ गए कि मैं कितनी पागल थी, कितना भेदभाव करती थी। धीरज ने कभी भी मेरे माँ बाप के साथ भेदभाव नहीं किया, हमेशा मुझे भी खुश रखने की कोशिश की है, लेकिन मैंने ही उसे समझने में देरी कर दी। थोड़ी देर में किरण धीरज से कहती है, अब पिताजी ठीक है, चलो हम घर चलते हैं। किरण, अगर तुम अपने माता पिता के पास रुकना चाहती हो तो रुक जाओ, मैं माँ के पास अकेला ही चला जाऊंगा। नहीं धीरज, पिताजी की तबीयत अब ठीक है और उनके साथ माँ है, मैं तुम्हारे साथ घर चलूंगी। रास्ते में एक फल का ठेला देखकर किरण कहती है, रुको, मैं माँ के लिए कुछ फल खरीद लाती हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। यह देखकर धीरज को बड़ी खुशी होती है। जैसे ही किरण घर आई, सीधा चित्रा जी के कमरे में गई। चित्रा जी पोते को अपने साथ लिटा के उसे कहानी सुना रही थी, उसके सर पर हाथ घुमा रही थी। यह सब देख किरण की आंखें भर आई। बड़े ही प्यार से किरण कहती है, माँ जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? आपने सुबह से कुछ नहीं खाया था। यह लो, मैं आपके लिए फल लेकर आई हूँ, कुछ फल खा लो, आपको आराम मिलेगा। अपनी सास का हाथ पकड़कर उसका बुखार भी देखती है। अब तो माँ का बुखार ठीक है। बहू के बदले हुए व्यवहार को देखकर चित्रा जी को बहुत खुशी होती है। वो बेटे की तरफ आश्चर्य से देखती है तो बेटा मुस्कुराता हुआ कहता है, माँ, आज से तुम्हें अपनी बहू का यही रूप देखने को मिलेगा और अब तुम मेरे पास ही रहोगी। आपको कहीं जाने नहीं दूंगा, आप मेरे साथ इधर शहर में ही रहेंगी। आपसे मुझे कितना आराम मिलता है, देखा नहीं? हम दोनों आराम से मूवी देखने चले गए और किट्टू को पूरे दिन के लिए आपके पास छोड़ गए। कितने प्यार से आपने किट्टू को रखा है। और अपने किए के लिए किरण चित्रा जी से माफ़ी मांगती है, फिर अपने कमरे में चली जाती है। तब धीरज अपनी माँ से कहता है, तुम्हारी तरकीब तो काम कर गई माँ, तुम्हारी बताई हुई घुट्टी मैंने तुम्हारी बहू को पिला दी, जिससे उसका हृदय परिवर्तन हो गया। क्यों माँ, आपको बहू का बदला हुआ रूप पसंद नहीं आया क्या? अरे नहीं बेटा, मैं तो हमेशा से यही चाहती थी कि मेरी बहू इतनी ही समझदार हो जाए, और मुझे क्या चाहिए? बस माँ, यह समझ लो कि आज हमने उसे सच्चाई का जो आईना दिखा दिया है, जिसमें उससे उसकी कमियां नजर आ गई। आज से घर में सब कुछ ठीक रहेगा माँ।
चित्रा जी के चालाकी और बुद्धिमत्ता से उनकी बहू का व्यवहार उनके प्रति बिल्कुल सही हो जाता है और अब से सभी लोग घर में बहुत अच्छे से रहने लगते हैं। किरण भी अपनी सास का खूब अच्छे से ख्याल रखती है। बहू बेटे भी खूब लाड प्यार से रहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह कहानी? कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहे। बाय बाय।